Assalamu alaikum my dear all students, welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video we are going to cover the MCQs of chapter 17 evolution और ये last MCQs है इस बुकलेट के। ये बुकलेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान एकेडमी के MCQs हैं और इसमें आपको पैटर्न बता दिया गया है। कुछ चैप्टर में बहुत कम MCQs भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही MCQ सॉल्व करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट्स वाई आपको जो एक अलग से बुकलेट दी गई है जो पास्ट पेपर से बनाए गए MCQs वो भी सॉल्व करना है। ठीक है, 100 MCQs 100 बुकलेट है वो, एंड आपने वो सब MCQs सॉल्व करना है। सो गाइज ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो MDCAT का हर सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर में मोस्ट कॉन्सेप्चुअली MCQs पूछे जाते हैं। आपसे एवोल्यूशन पूछ सकते हैं, आपसे हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम पूछ सकते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है। बट पास पेपर में एक दो MCQs इससे भी दिए गए, इसलिए आप इसको भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आर्चियोपैटिक्स के बारे में पूछते हैं जो फॉसिल है, एंड डमार्क थ्योरी पूछी जाती है। डार्विन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी है। MCQ नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम विच डिस्क्राइब अ स्टेबल नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है स्टेबल नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। आपको हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम पता है क्या होता है? अंडर स्टेबल कंडीशंस हमेशा एलील फ्रीक्वेंसी और उनका जीनोटाइप कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक पॉपुलेशन है और वहाँ पे ऑफ कोर्स एलील्स हैं, वो एलील्स अंडर स्टेबल कंडीशन जब कोई चेंज नहीं आता, डिस्ट्रप्शन नहीं आती, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। इसकी इक्वेशन होती है p² + 2pq + q² = 1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन एक्सिस्ट। देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को, लाइक जो पॉपुलेशन की एलील्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो कौन कौन सा होता है? म्यूटेशन, लाइक न्यू जीन्स प्रोड्यूस हो गई हैं। म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन होता है कि DNA में कोई चेंज आ गया है तो इंट्रोड्यूस करता है न्यू जीन्स को इनटू पॉपुलेशन। सिलेक्शन, कोई नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, उसकी वजह से भी हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है ना। कुछ स्पीशीज के पास ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है टू रिप्रोड्यूस और देन वो इंक्रीज कर लेते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, जो इफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स को। दैट्स व्हाई नेचुरल सिलेक्शन एक्सिस्ट नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में ही मिल गया है। ऑप्शन बी है मेटिंग मस्ट बी रैंडम। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि मेटिंग इन्फ्लुएंस कर रही है कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स को, कुछ कंडीशंस को, जिसकी वजह से सर्टेन इंडिविजुअल्स के पास हायर चांस आ गया है मेटिंग का, हायर चांस आ गया है रिप्रोडक्शन का, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग उनके इंक्रीज होंगे एंड देन इफेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स को। जबकि रैंडम मेटिंग कभी भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, ये मेंटेन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को विद इन अ पॉपुलेशन। इसलिए मेटिंग हमेशा रैंडम होनी चाहिए। मेटिंग अकर्स विदाउट रिगार्ड टू देयर जेनेटिक ट्रेट्स और फिनोटाइप्स। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व जो होता है विदाउट रिगार्ड होनी चाहिए जेनेटिक ट्रेट्स के और फिनोटाइप्स के। ट्रेट्स करेक्टर्स को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एंड देन ऑप्शन डी दिया हुआ है द पॉपुलेशन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। यस ऑफ कोर्स, जब पॉपुलेशन आइसोलेट होगी तभी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अगर 2-3 पॉपुलेशन मिल रही है और कम्युनिटी बन रही है तो क्या आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी? द पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज। ज़्यादा लार्ज रहेगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा हम अच्छे तरीके से काउंट कर सकते हैं। जीन फ्लो होता है ना, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्रांसिशन फॉसिल। फॉसिल के बारे में सुना होगा कि कोई भी ट्रेस ऑफ लाइफ फ्रॉम द पास्ट उसको हम कहते हैं फॉसिल। और एग्जांपल देते हैं आर्चियोपैटेरिक्स की। आर्चियोपैटेरिक्स का मतलब है फॉसिल बर्ड। फॉसिल बर्ड का मतलब है कि इनके पास करेक्टरिस्टिक होती हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तीर भी होंगे, लॉन्ग टेल भी होगी जिसमें वर्टिब्रीज भी होंगी, विंग्स भी होंगी एंड क्लॉज भी होंगे विथ मूवेबल फिंगर्स। दैट्स वाई ये कनेक्शन शो करता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी आर्चियोपैटेरिक्स। ठीक है। MCQ नंबर 3 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सेप्ट। तो डार्विन थ्योरी होती क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा था कि डार्विन थ्योरी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने बताया था कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो ओवर पॉपुलेट करती हैं एंड देन उनमें स्ट्रगल होता है, फिर वेरिएशंस और हेरिडिटी होती है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास अच्छे ट्रेड्स हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड वो एनिमल जो सुटेबल नहीं है, जो फिट नहीं हो पाते, इन्वायरमेंट से नहीं लड़ पाते, वो वैनिश हो जाएंगे एंड देन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पॉपुलेशन टेंड टू ओवर पॉपुलेट। यस, उन्होंने ओवर रिप्रोडक्शन के बारे में ज़रूर बताया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादातर कुछ ऑर्गेनिजम्स वेरी हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है उनका, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बात करें कॉड फिश की तो वो ले करती है 5 to 7 मिलियन एग्स, तो ऐसा तो हो सकता है कि अगर ये सारे ही सर्वाइव कर जाए तो पूरे अर्थ पे सिर्फ कॉड फिश ही रहने लग जाए। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पीशीज़ हैं जो सर्वाइव करती हैं, लाइक उनकी ऑर्गेनिज्म इतने सारे, लेकिन कुछ ही इंडिविजुअल होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। और कैसे? वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, एक्सेप्शन दी हुई है। इन एनी पॉपुलेशन देयर इज अनइक्वल एबिलिटी अमंग इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। यस, वेरिएशन होती है, हेरिडिटी होती है। हमेशा याद रखिएगा, इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन देयर एबिलिटी। उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आपने देखा हो कि आपके सिबलिंग्स हैं तो आप लोग एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली अलाइक नहीं है, दोनों में डिफरेंस होगा, तो हम यही कहते हैं कि वेरिएशन होती है, हेरिडिटी होती है। ये ऑप्शन भी ठीक है। और ओनली द बेस्ट फिट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड गेट टू पास ऑन दियर जीन। यस ऑफ कोर्स, नेचुरल सिलेक्शन होती है और वो इंडिविजुअल जो जिनके पास अच्छे ट्रेड होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, और वो इंडिविजुअल जिनके पास अच्छे ट्रेड नहीं हो पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एंड देन वैनिश हो जाते हैं। एमसीक्यू नंबर डी है, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अ स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। यस, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस होती है। ऑफ कोर्स, जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो सिवियर कंपटीशन भी होगा फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, स्पेस के लिए। तो हम कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस भी होती है, इंट्रा भी होती है, इंटर भी होती है। लाइक बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सिमिलर नीड्स, उसको हम इंट्रा कहेंगे, जबकि इंटर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, इन लोगों के बिटवीन जो स्ट्रगल हो रहा है वो है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो करेक्ट ऑप्शन तो डी भी है। तो इस क्वेश्चन में एरर है, अगर यहाँ पे हम इक्वल कर दें तो देन फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जबकि पूरा ही ठीक है। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 4 है, द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स होता है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे फोर लिम्ब ऑफ मैन है, बैड है, हॉर्स, वेल, ये सब स्ट्रक्चरली तो अलाइक हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स हैं, बट फंक्शन इन सब का डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक डाइवर्जेंट होमोलोगस ऑर्गन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, ये याद रखना होता है। डी एच से डाइवर्जेंट है और सी ए होता है, कन्वर्जेंट एनालॉगस ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन ए है, दे डेमोन्स्ट्रेट कॉमन एंसेस्ट्री। यस ऑफ कोर्स, कॉमन एंसेस्ट्री होती है तभी स्ट्रक्चर सेम होगा, एंसेस्टर सेम होते हैं, अबाव अजदाद। एन एग्जाम्पल इज द विंग ऑफ द बर्ड एंड द पर्सन आर्म। पर्सन आर्म और विंग ऑफ बैट एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मैमल्स हैं स्ट्रक्चर में। विंग ऑफ द बैट एंड द विंग्स ऑफ अ फ्लाई, नो, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ फ्लाई दोनों बिल्कुल फंक्शन में सेम है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बैट तो मैमल है, बैट तो वर्टिब्रेट है, लेकिन इंसेक्ट से फ्लाई निकला ना, फ्लाई क्या है? इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट क्या वर्टिब्रेट है? ये आर्थ्रोपोड्स में हम पढ़ते हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। दैट्स व्हाई दोनों एनालॉगस ऑर्गन को शो कर रहा है, कन्वर्जन एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। दे आर नॉट द सेम थिंग एज एनालॉगस स्ट्रक्चर। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों में ही डिफरेंट होता है। एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बट फंक्शनली सेम होते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बैट, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, जैसे इंसेक्ट के विंग्स हो गए। तो ये सारी कन्वर्जन एवोल्यूशन कहलाती है। एन एग्जाम्पल इज द वेल्स लेटरल फिन एंड अ पर्सन आर्म। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एब्सेंट इन अ फ्री फॉर्म एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपको पता होगा यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है। जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कि कोई एक कॉन्स्टेंट चेंज आया है टाइम टू टाइम। एवोल्यूशन क्या चीज़ है? चेंज को हम कह रहे हैं ना, एवोल्यूशन, वेरिएशन आई है। तो आपने देखा होगा कि पहले हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए थे एंड देन उससे इवॉल्व हुए थे ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं।
क्यों बाद में आए? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी इन्वायरमेंट में, तभी एनारोबिक बैक्टीरिया ने इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बजाय स्टेबलाइज कर लिया, उसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया की इवोल्यूशन हुई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, ऑक्सीजन। इवोल्यूशन बहुत डिटेल में करनी है, उससे एमसीक्यू जरा पूछे जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 है द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट्स आर। आपने ये चैप्टर करना है प्रोटोक्टिस्टा, उसमें वेस्क्यूलर प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, बैरियोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। वेस्क्यूलर प्लांट्स में एग्जांपल आ जाती है फर्न्स की। वेस्क्यूलर प्लांट्स ऑफ कोर्स वही है जिनमें वेसल्स हैं, और नॉन वेस्क्यूलर जिनमें वेसल्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी, फर्न्स। बैरियोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स होता है, वो भी ज़रा पढ़ लिएगा, कुछ एमसीक्यूज रिलेट करके दे दिए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है दिस इज मोर कंपटीशन फॉर सर्वाइवल बिटवीन। ऑफ कोर्स जब सर्वाइवल हो रहा है तो वो इंटर भी होता है, इंट्रा भी होता है, बट मोर जब भी आ जाएगा ना तो उसमें आंसर होता है कोई एक। ऑप्शन ए दिया हुआ है सम एनिमल्स ऑफ डिफरेंट नीची। नीची का मतलब है एक ही पॉपुलेशन, एक ही जगह के, ठीक है, एक ही एरिया बेसिकली। different animals of same niche and different animals of different niche and same animals of same niche. Of course same animals of same area, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सेम एनिमल्स हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में इंटरेस्ट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि दो ह्यूमंस हैं और उनके बिटवीन में जो स्ट्रगल हो रहा है सेम फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो वो एक ही जगह पे होना चाहिए, एक ही एरिया में होना चाहिए, वो सिवियर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 8 है द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ मे बी कंसिडर्ड एज। देखिए सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर किया जाता है कि पहले अमाइनो एसिड थे। ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। एंड क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन एंड दी क्लोरोफिल। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही फाउंड होता है और इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। इसकी वजह से ही हम ये कहते हैं कि इवोल्यूशन हुई भी है। हाँ, इवोल्यूशन के बाद ही फोटो क्लोरोफिल आया है। जब हम हेटेरोट्रॉफी की बात करते हैं तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द क्लोरोफिल। और प्रोटीन फॉर्म होती हैं बाय द अमाइनो एसिड्स, और ये एसेंशियल है फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस। अगर प्रोटीन नहीं होंगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे? कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ये हमारी स्किन में होती है। इवन अगर ये कोलेजन ना हो तो बहुत सी बीमारियाँ पाई जाती हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बोन्स हार्ड नहीं रह पाती, टीथ बोन है, तो क्या होगा? बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं। तो प्रोटीन एक मोस्ट अबंडेंट नहीं, कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और प्रोटीन एसेंशियल होता है फॉर मेनी बायोलॉजिकल फंक्शंस। और अमाइनो एसिड तो बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू heterotroph hypothesis the source of food for the earliest form of life consisted of molecules of organic compounds। हमने एवोल्यूशन अभी डिटेल में करनी है, इसके बाद करते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टर्म एवोल्यूशन इन बायोलॉजी मीन्स दैट। एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि रेफ़र करता है एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो सकती है अर्थ की, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो सकती है प्लांट्स की, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो सकती है किसी मैन की। तो इसको हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो रही है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है। अब ये जो एवोल्यूशन है अगर रेफरेंस टू प्लांट और एनिमल हो इसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये आगे एमसीक्यू आएगा, तो आपने ये नोट डाउन करते जाना है कि एवोल्यूशन होता क्या है। ऑप्शन ए है फॉसिल आर ओल्ड, लाइफ बिगिन इन सी, लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज एंड मैन डिसेंडेड फ्रॉम एपिस। देखो ये एग्जांपल हो सकती है कि मैन डिसेंड हुए फ्रॉम एपिस, लेकिन एवोल्यूशन मीन्स नहीं हो सकता। मीन है लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है, चेंज आया है, उसको हम कह रहे हैं एवोल्यूशन। इवॉल्व हुआ है कोई चीज़ किसी चीज़ से। एमसीक्यू नंबर 11 है विच टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नेचर्स प्राइम बैलेंसिंग मैकेनिज्म।
इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं, हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जो एल्गे करते हैं, जो प्लांट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं लिविंग एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। यही हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ फूड में, तो हम हिटोट्रॉफिक में यही पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह होता है, उनके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस होता है, वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन फिर ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीजन आ जाती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो प्रोकैरियोट से ही आए ना, यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। तो हमने ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं कुछ प्लांट्स एल्गे बैक्टीरिया लाइट को इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड रेस्पिरेशन इसका अपोजिट होता है, एंटागोनिस्ट होता है। उसमें हम मतलब उसमें सेल ब्रेक डाउन करवा रहा होता है ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स को टू प्रोड्यूस एटीपी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड देन यूज हो रहा है इन दी रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन में, जबकि यूज हो रहा है इन दी फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बगैर ऑप्शन देखे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये इतना ईजी था। MCQ नंबर 12 है द फर्स्ट यूकैरियोटिक टू अपीयर ऑन अर्थ वर मोर लाइकली लाइक प्लांट्स बिकॉज यूकैरियोट्स बहुत लाइकली थे प्लांट्स के। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते थे। प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई इनमें एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन थी, एक कनेक्टिंग लिंक था। फर्स्ट यूकैरियोट्स टू अपीयर ऑन अर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 11 है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ नोन एज। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये रेफरेंस टू प्लांट, एनिमल्स और मैन होती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। एनिमल एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन हम कहते हैं। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन भी हमने पढ़ी है कि DNA में एक चेंज होता है और हम हमेशा पढ़ता है ना कि एक वो होता है, एवोल्यूशन होती है, स्पेशल क्रिएशन होती है या नेचुरल सिलेक्शन होती है। स्पेशल क्रिएशन में कि कुछ साइंटिस्ट बिलीव रखते थे कि अल्लाह ताला ने हमें जिस फॉर्म में अभी बनाया हुआ है वैसे ही पास्ट में भी बनाया गया है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। हर स्पीशीज फिक्स्ड है, इमिटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। जबकि नेचुरल सिलेक्शन कहती है कि चेंज आया है, कोई ना कोई चीज़ एवोल्यूशन ज़रूर हुई है। लाइक हम एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने ये कहा था कि DNA हमेशा सेम होता है, जनरेशन टू जनरेशन सेम चल रहा है। बैक्टीरिया में भी DNA सेम है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में हम यही पढ़ते हैं कि DNA सेम है, प्रोटीन सेम है इवन। तो ऐसा ही है कि एवोल्यूशन हुई है। तो ये होती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन होती है कि DNA में कोई चेंज है। बायोकेमिकल एवोल्यूशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि DNA प्रोटीन में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। MCQ नंबर 14 है द टेस्टिस ऑफ अ मैन एंड ओवरीज ऑफ वुमेन आर। तो देखो दोनों ही गोनाड्स हैं और गोनाड्स फंक्शन सेम करते हैं बट डिफरेंट होता है उनका स्ट्रक्चर। दैट्स वाई ये होगा। देखो टेस्टिस और ओवरीज हमने बहुत डिटेल में रिप्रोडक्शन में किया था, ठीक है। इनका फंक्शन सेम है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमेट्स को। ओवा होता है फ्रॉम ओवरीज और टेस्टिस से होता है स्पर्म, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों ही गैमेट्स हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम गोनाड्स। गोनाड्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। Okay, next MCQ है which of the following terms would most correctly describe the relationship between the flight organs of the animals like locust, bat, swallow and flying fish। तो हमें पता है फ्लाइट ऑर्गन्स हैं, लाइक इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। बैट क्या है? वर्टिब्रेट है, जबकि अगर हम फ्लाइंग फिश की बात करें तो ये वर्टिब्रेट है। करेक्ट ऑप्शन होगा एनालॉगस बी। MCQ नंबर 16 है विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इसको हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव ऑर्गन, जो वेल डेवलप्ड होते हैं बट फंक्शनल इनका ख़त्म हो चुका होता है, और ये एंसेस्टर्स में फंक्शनल होते हैं बट नॉट इन दी डिसेंडेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा
डी, क्योंकि इसमें कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। विंग्स है जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच के भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, कोई यूजफुल फंक्शन नहीं है उनका। स्प्लिन बोन्स होती हैं हॉर्स में। एंड वेस्टिजियल ऑर्गन अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, रिड्यूस केशियम और पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, बट इसका कोई भी काम नहीं है। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और अदर एनिमल्स में अदर एनिमल्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में आपने सुना होगा, बट आपने अपेंडिक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना एक रिड्यूस्ड फॉर्म है कैल्शियम की, और ये एनिमल्स में रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, बट अदर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में होता है। उसका क्या फंक्शन होता है उनमें ना, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को नहीं भूलना है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और एयर मसल्स भी वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जबकि कोकिक्स एक टेल बोन है वो भी डेवलप नहीं होती मैमल्स में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, करेक्ट ऑप्शन इज डी, इलियम, क्योंकि इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, उसमें डेडिनम होता है, जुजनम होता है, इलियम होता है। तो इलियम में विलाय, माइक्रोविलाय होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि इलियम वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। इन अ फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ वेस्टमैन कट ऑफ टेल्स ऑफ न्यू बॉर्न माइस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेल्स ऑफ माइस नाइथर डिसअपीयर्ड नॉट शॉर्टन। दिस एक्सपेरिमेंट, हमने जब लमार्क्स थ्योरी पढ़ी थी ना, तो हमने कहा था कि उन्होंने बताया था कि कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जो अगर एक पेरेंट अडेप्ट कर ले तो वो पास हो रही होती हैं, लाइक इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो अडेप्ट कर लिए गए हैं वो ट्रांसमिट होते ही होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसने कहा था? ये कहा था लमार्क ने। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं वेस्टमैन थ्योरी, जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर म्यूटेशन, हर चेंज, हर क्वाइट कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर ऐसा है तो क्यों जो म्यूटेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट या डिजीज़ वो इनहेरिट नहीं होती? ऐसा क्यों है कि जो बोरिंग करवाती हैं फीमेल्स, बोरिंग ऑफ होल्स इन नोज और इन एयर्स, वो क्यों ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड? और हम ये भी कहते हैं कि आपने सुना होगा कि कुछ तो ये ऐसा क्यों है? तो वेस्टमैन थ्योरी ने कहा कि वेस्टमैन ने कहा कि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या वो वेरिएशन ट्रांसमिट नहीं होती जो होती है सोमैटिक सेल्स में, बट जर्म सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन आ रही है, कोई चेंज आ रहा है, तो वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सपोर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नो, प्रूव्स दैट टेल इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स। डिस्प्रूव डी वेरिएंस, disprove D varies mutation theory, and correct option D है, क्योंकि shows that Lamarck was wrong in this theory of inheritance of acquired character। मैं एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि क्यों ऐसा है, म्यूटेशन क्यों नहीं हो रही एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेंट ट्रांसमिट, क्यों बोरिंग ऑफ होल्स मदर से बॉर्न चाइल्ड में, न्यू बॉर्न चाइल्ड में ट्रांसमिट नहीं हो रहा। MCQ number 18 है, and old view about evolution state that the organism was created by a superorganism in the same condition as they exist now. This theory is called, of course हम पहले ही कर चुके हैं, ये है स्पेशल क्रिएशन के स्पेशली क्रिएट किया गया है, वो फिक्स्ड है, इम्यूटेबल है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 19 है, Darwin's theory of evolution fails to explain the role of environment, origin and transmission of variation and overproduction, survival of the fittest। डार्विन ने हमें नेचुरल सिलेक्शन बताई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओवर प्रोडक्शन भी बताई और रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी बताया। रोल ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब है, हमने कब पढ़ा था ये? हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। हमने जब पढ़ा था इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल तो हमने रोल ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सट्रीम फोर्सेस, जैसे फ्लड आ गया, जैसे ड्रफ हो गया, कोई रेन है, कोल्ड और लाइटनिंग है, तो इन सब में जो स्ट्रगल हो रहा है उसको एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। तो उन्होंने सबके बारे में बताया था, बट नॉट दी ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन। इसके बारे में नहीं बताया था कि ट्रांसमिशन आखिर होती क्यों है, होती कैसे है। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर सेलेक्ट कैसे करती है, ये तो नहीं बताया था। करेक्ट ऑप्शन इज बी, फेज।
दूसरे पेज पे जाने से पहले हम थोड़ा डी वेरीज थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ था डिस अप्रूव डी वेरीज म्यूटेशन थ्योरी। देखो म्यूटेशन थ्योरी का मतलब है कि ऑफ कोर्स डीएनए में कोई चेंज आ रहा है। डी वेरीज ने हमें ये बताया था कि ये जो म्यूटेशन होती है ना, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है। इसको हम कहते हैं कि ये परमानेंटली रेशियल चेंजेस अकर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू करने से पहले मैं डी वेरीज थ्योरी के बारे में बता देती हूँ। ये एक म्यूटेशन थ्योरी है बेसिकली, और इसमें बताया गया था कि म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जिसकी वजह से एक परमानेंट चेंज आता है। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और ऑफ कोर्स म्यूटेशन का मतलब है डीएनए में कोई चेंज आना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर म्यूटेशन ही पास आउट होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। काफ़ी सारी जो मेजॉरिटी होती है म्यूटेशन की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और सिर्फ वो म्यूटेशन जो अडेप्टिव होती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं नेचर में, वो रहती हैं और फिर पास होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो म्यूटेशन एक सोर्स है वेरिएबिलिटी का, एवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। नेचुरल सिलेक्शन हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं। डार्विन थ्योरी है जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन हमने पढ़ा था एविडेंसेस में, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल, एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन लाइक माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिकल रीजनिंग। इस सब से हमें क्या पता चलता है कि कोई इवोल्यूशन हुई है। एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी लाइक इवन कंपैरेटिव एनाटॉमी हम देखें तो एंसेस्टर सेम निकल आते हैं। तो ये एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन भी मिला था जो रिड्यूस फॉर्म में है अब जनरेशन में, बट रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन थे जो वेल डेवलप थे, फंक्शनल थे अपने एंसेस्टर्स में। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। सो दैट्स इट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुकलेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, बिकॉज एमसीक्यूज प्रैक्टिस आर द की टू द एमडीकैट। सो दैट्स वाई आपने जो आपको एक बुकलेट दी गई है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो भी सॉल्व करने हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बिल्ड करना है। All the best to all of you. Inshallah you all will take it with the good marks. Don't worry, just believe in yourself.